सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में अपन बात करने वाले चैप्टर नंबर 4 के बारे में। और चैप्टर 3 तक अपन ने सारी वीडियोस जो है इस चैनल पर आपको प्रोवाइड कर दी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर जो भी उनको रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैप्टर 2, 3, 4 का जो है हमने नोट्स में आपके ये सारे नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा चैप्टर 1 जो है पूरा वीडियो में कवर किया गया है, वो आईसीआई मॉड्यूल से पूरा यहाँ पर कवर किया गया है, ठीक है। इस वीडियो को भी अपन नोट से रेफ़र करते हुए चलेंगे और जो पॉइंट यहाँ पर अपन स्किप कर रहे हैं वो स्किप नहीं करेंगे, अपन मॉड्यूल से उनको एक बार रीड आउट करते हुए चलेंगे, ठीक है। बढ़ते अपने चैप्टर नंबर 4 पर। चैप्टर 1 में हमने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखा था कंसिलिएशन का, उसी को अब हम डिटेल में यहाँ पर पढ़ने वाले कि कंसिलिएशन क्या होता है, कंसिलिएशन का क्या क्या प्रोसेस होता है, सारी चीज़ें अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी जो है आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे एग्जाम में पूछे गए थे, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, वो मैं आपको इसी चैनल पर शेयर करूँगा, ठीक है। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उस वीडियो में मैं आपको शेयर करूँगा, ठीक है। साथ ही इस वीडियोज़ के बाद जो है मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊँगा जिसमें चारों चैप्टर मैं कवर करूँगा थ्रू नोट्स, ठीक है। तो वो वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेगी। बात करते हैं सबसे पहले चैप्टर के ओवरव्यू के बारे में। चैप्टर में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो चैप्टर में सबसे पहले अपन डेफिनेशन देखेंगे कि कंसिलिएशन होता क्या है, कमेंसमेंट कैसे होती है, जो कंसिलिएशन है उसकी प्रोसीडिंग्स, और उसको अगर अपन को टर्मिनेट करना हो तो वो कैसे होता है। इसमें जो कंसिलिएटर अपन अपॉइंट करेंगे तो कितने नंबर ऑफ कंसिलिएटर अपन अपॉइंट कर सकते हैं, ये चीज़ अपन देखेंगे। उसका रोल क्या है वो भी चीज़ें अपन आगे देखेंगे। सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट टू कंसिलिएटर, ये अपन देखेंगे। डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन और सेटलमेंट एग्रीमेंट, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में अपन पढ़ने वाले हैं। तो बढ़ते हैं, सबसे पहले कंसिलिएशन का मीनिंग देख लेते हैं। वैसे तो चैप्टर 1 में भी अपन ने इसको देखा था, थोड़ा बहुत ओवरव्यू इसका लिया था, फिर भी मैं एक बार यहाँ पर बता देता हूँ। कंसिलिएटर एक ऐसा पर्सन होता है जो जिन पार्टीज़ के बीच में डिस्प्यूट है वो उन पार्टीज़ को रेफ़र करता है कि आप आपस में बैठिए, जो आपके म्यूचुअल ग्राउंड है, मतलब ऐसे सिचुएशन पर लाइए मुद्दे को जहाँ पर आप दोनों एग्री कर पाओ, दोनों उस मैटर को जो है सॉल्व कर पाओ, सेटल कर पाओ, ठीक है। तो ये काम जो यहाँ पर करता है अपने कंसिलिएटर, कि मैटर को एक ऐसे मेन पर्पस पे लाना जहाँ पर दोनों एग्री कर जाए, ठीक है। इसमें कोई पार्टी विन नहीं करती, कोई पार्टी लूज़ नहीं करती, मतलब किसी को भी यहाँ पर विन लॉस सिचुएशन नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। दोनों एक कॉमन ग्राउंड पर आते हैं, दोनों जिस पर यहाँ क्या होता है, यहाँ पर एग्री होते हैं, तो ऐसा ग्राउंड यहाँ पर ढूंढना जाता है। तो बोला ये देखिए, आर्बिट्रेशन इज़ द वन ऑफ मेनी एडीआर मेथड, मतलब एक एडीआर मेथड का एक टाइप ये भी है कंसिलिएशन, जिसमें जो डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व किया जाता है आउटसाइड द कोर्ट सिस्टम। और इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है कंसिलिएशन का मेन ऑब्जेक्ट होता है पार्टीज़ को असिस्ट करना, ताकि वो एक कॉमन ग्राउंड पर आ सके, ठीक है। अब सबसे पहले अपन डेफिनेशन देखेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, और कंसिलिएटर्स का रोल क्या होता है कंसिलिएशन में, वो चीज़ें अपन देखेंगे। और अगर सेटलमेंट एग्रीमेंट दोनों के बीच में हो जाता है तो उसका इन्फोर्समेंट कैसे होता है, वो चीज़ें अपन देखेंगे। डेफिनेशन में इसकी कोई सिंगल डेफिनेशन दी नहीं है, पर ये जो सिमिलर नेचर मीडिएशन जो अपन ने देखा था उसके सिमिलर नेचर का ये जो है अपने कंसिलिएशन होता है। मीडिएशन में अपन ने देखा था कि एक पंचायत की तरह होता है, 5 लोग होते हैं, ठीक है। वो सुनते हैं पहले दोनों पार्टीज़ के और फिर उसके बेसिस पर डिसीजन देते हैं, पर इसमें कोई भी इंटरवेंशन कंसिलिएटर नहीं करेगा, ठीक है। दोनों पार्टीज़ क्या करेगी, अपने हिसाब से जो मुद्दा है वो सुलझाएगी और एक कॉमन ग्राउंड पर आएगी, ठीक है। ऐसे ही इसके यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे वॉलेंट्री, कि ये वॉलेंट्री प्रोसेस है, पार्टीज़ को खुद से सेलेक्ट करना पड़ेगा कि वो कंसिलिएशन में जाना चाहती है या नहीं जाना चाहती। और अनलेस द ऑल पार्टीज इन्वॉल्व मैटर कैन नॉट बी कंसिलिएट, मतलब जब तक दोनों पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता तब तक मैटर को कंसिलिएट नहीं किया जा सकता। इसका एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, जैसे कि एस और एम है, ठीक है। एस ने परचेज करे हैं गुड्स एम से, अब एम चाह रहा है कि ये कंसिलिएशन में जाए, ये मुद्दा जो है, जो मतलब एस ने मना कर दिया होगा पैसे देने से, तो एम चाह रहा है कि ये कंसिलिएशन में जाए, पर एस मना कर रहा है कि मैं कंसिलिएशन में नहीं जाऊँगा। तो जब तक दोनों पार्टीज़ एग्री नहीं होती है कि हम कंसिलिएशन में जाएँ, तब तक इस मुद्दे को कंसिलिएशन में अपन नहीं लेकर जा सकते। बी पॉइंट अगर आप देखेंगे नॉन एडवर्सरियल, तो पार्टी जो यहाँ पर डू नॉट कम्पीट अगेंस्ट ईच अदर, मतलब अगर कोई डिसीजन से खुश नहीं होता है तो वो एक दूसरे के अगेंस्ट जो है जाकर अपील नहीं कर पाएंगे, ठीक है।
किसी एक को सही ठहराने के लिए या फिर किसी एक को गलत ठहराने के लिए जो यहाँ पर वो compete नहीं कर सकते। सी वाला पॉइंट बोलता है कि असिस्टेड प्रोसीजर्स, तो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है ताकि मोस्ट जो सूटेड पार्टीज़ है उनको कन्वीनियंस हो, ठीक है, उनको सुविधा हो ताकि अच्छे से इस मैटर को सुलझाया जा सके। फाइनलिटी ऑफ सेटलमेंट, इसका जो भी आउटकम होगा, जो भी अपन कंसिलिएशन में पार्टीज एग्री करेगी, उसका जो आउटकम होगा वो फाइनल होगा और दोनों पर बाइंडिंग होगा। फिर अपन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। तो मैंने आपको बताया था पहले ही, हर पॉइंट में आ रहा है कॉन्फिडेंशियलिटी वाला मैटर। तो पार्टी जो है अगर बोलती है कंसिलिएटर को कि ये मैटर जो है आपको दूसरी पार्टी को डिस्क्लोज नहीं करना है, तो कंसिलिएटर उसको दूसरी पार्टी को डिस्क्लोज नहीं करेगा, ठीक है। पार्टीज कैन नॉट डिस्क्लोज टू द पर्सन हु आर नॉट इन द पार्टी ऑफ कंसिलिएशन। मतलब सेकेंड व्यू एक ये भी ले सकते हो आप कि जो कंसिलिएशन में नहीं है, जो पार्टी कंसिलिएशन में नहीं है, उसको भी ये मैटर जो है डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। इसका एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि ए और बी जो है, इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट था, ठीक है। अब बी ने कुछ कॉन्फिडेंशियल बातें जो यहाँ पर कंसिलिएटर से शेयर की है और वो बोलता है कि ये बातें ए को आपको नहीं बतानी है। तो कंसिलिएटर जो है उस बातों को या कि उन इंफॉर्मेशन को जो है ए को नहीं बताएगा, ऐसा यहाँ पर इस वाले एग्जाम्पल में बताया गया। अब देखिए यहाँ से एप्लीकेशन, जो कंसिलिएशन है उसके एप्लीकेशन और स्कोप स्टार्ट होता है। तो ये पूरे जो पार्ट है, आगे के जितने भी सेक्शंस है जो कवर किए गए, मैंने नोट्स वाले पार्ट में भी कवर किए सेम तरह से। तो अब ये जो सारे मैटर्स है, सारे सेक्शंस है, वो सब अपन नोट से देखने वाले हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन एंड स्कोप अपन पढ़ने वाले हैं। तो सेव इज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स अनलेस द पार्टी हैव अदरवाइज एग्री। मतलब जब तक पार्टीज अलग से एग्री नहीं करती है तब तक पार्टी शैल अप्लाई टू कंसिलिएशन ऑफ डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ लीगल रिलेशनशिप। तो जैसा हर पॉइंट पर अपन देखते आए हैं जो एडीआर के मेथड्स थे कि लीगल रिलेशनशिप तो दोनों में होना ही चाहिए, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल हो या नहीं हो। तो ये मैटर जो है किस में जा सकते हैं, कंसिलिएशन में। और दिस पार्ट शैल नॉट अप्लाई बाय वर्च्यू ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। ये अपन ने देख ही लिया है कि कोई भी लॉ वाले जो लिटिगेशन वाले मामले वो इसमें कवर नहीं होते, इसके स्कोप में नहीं आते, ठीक है। अब सेक्शन 62 क्या बोलता है, कमेंसमेंट ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग। मतलब कब अपन कमेंस कर सकते हैं कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स, उसकी बातें यहाँ पर बताई है। पहला पॉइंट बोला गया कि एक पार्टी जो कंसिलिएशन करना चाहती है वो क्या करेगा, दूसरी पार्टी को रिटर्न इन्विटेशन सेंड करेगा कि हमको ये मुद्दा जो है कंसिलिएशन में ले जाना चाहिए। तो दूसरी पार्टी को क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट मैटर को जो सब्जेक्ट मैटर है, जो डिस्प्यूट है, उसको उस इन्विटेशन में जो है उसको डिस्क्राइब करते हुए वो दूसरी पार्टी को सेंड करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट बोलता है अगर वो दूसरी पार्टी इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लेती है तो कंसिलिएशन की प्रोसीडिंग्स उस टाइम से ही स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये अपन एक साथ देख लेंगे, ठीक है। पहले वो पॉइंट्स मैं आपको कवर कर देता हूँ। थर्ड पॉइंट बोलता है कि अगर आप इन्विटेशन को रिजेक्ट कर देते हो तो कोई भी प्रोसीडिंग्स कंसिलिएशन में यहाँ पर आगे नहीं चलने वाली है। फोर्थ पॉइंट बोलता है अगर सामने वाली पार्टी ने 30 दिन में रिप्लाई नहीं दिया, मतलब ए ने इन्विटेशन भेजा मान लो बी को कि कंसिलिएशन में हम जाना चाहते हैं, अब बी ने 30 दिन के अंदर रिप्लाई नहीं किया तो ए क्या कर सकता है, उसको रिजेक्ट मान सकता है। अब वो रिजेक्ट मान रहा है तो उसको साथ में क्या करना पड़ेगा, उसको एक रिटर्न में जो रिटर्न स्टेटमेंट दे के बताना भी पड़ेगा कि ये चीज़ अब मैं रिजेक्ट मान रहा हूँ, ठीक है। ये इस पर क्वेश्चन आपके बनेगा एग्ज़ाम में, मेरे एमसीक्यू भी आता है, तो इसको भी आपको अच्छे से रीड करना है कि रिजेक्ट कब मानेंगे, जब वो 30 दिन में या तो रिप्लाई नहीं करता है, और रिप्लाई नहीं करता है तो सामने वाली पार्टी क्या कर सकती है, उसको रिजेक्ट मान सकती है, बस उसको रिटर्न इन्विटेशन में उसको बताना पड़ेगा। सेक्शन 63 नंबर ऑफ कंसिलिएशन। पहले 62 इधर से कवर कर रहे तो मैं आपको देखिए एक एक पॉइंट। कमेंट्स है कि वैन अदर पार्टी एक्सेप्ट कर लेता है राइटिंग में, और अदर पार्टी रिजेक्ट कर सकती है, फिर कोई भी प्रोसीडिंग्स वगैरह नहीं चलेगी। फोर्थ पॉइंट बोलता है कि अगर 30 दिन में रिप्लाई नहीं करता हो तो दूसरी पार्टी उसको रिजेक्ट मान सकती है, बस रिजेक्ट मानने के बाद उसको क्या करना पड़ेगा, उसको रिटर्न में बताना पड़ेगा कि ये मैं रिजेक्ट मान रहा हूँ। ओके, अब सेक्शन 63 अपन देखेंगे नंबर ऑफ कंसिलिएटर्स। तो कितने कंसिलिएटर यहाँ पर होने चाहिए कंसिलिएशन में। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो जो यहाँ पर एक ही कंसिलिएटर है वो होना चाहिए, पर दोनों पार्टीज़ अगर एक से ज़्यादा एक से ज़्यादा कंसिलिएटर अपॉइंट करें तो वो भी यहाँ पर हो सकता है। पर जब भी एक से ज़्यादा कंसिलिएटर अपॉइंट होंगे तो उनको जॉइंटली एक्ट करना पड़ेगा।
मतलब अपन ऐसे कह सकते हैं जो कंसिलेटर एक से ज़्यादा अगर अपॉइंट हो रहे हैं तो उनको एक ही बात पर सहमत होकर वो एक ही डिसीजन यहाँ पर देना होगा, तो उनको जॉइंटली एक्ट करना पड़ेगा। एक कुछ और डिसीजन दे रहा है, एक कुछ और डिसीजन दे रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। अब यहाँ पर कुछ रीजन बताए हुए हैं कि किस लिए जो है एक ही कंसिलेटर ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। एक बार आप उसको रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे अपनी कॉस्ट भी कम आती है। ऐसे ऐसे पॉइंट्स यहाँ पर बताए हुए हैं, तो एक बार इसको रीड आउट कर लीजिएगा, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है, ठीक है। लेस एक्सपेंसिव है, ज़्यादा जल्दी सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्लियर और मोर डायरेक्ट है कम्युनिकेशंस उससे। इसी तरह से मतलब ये छोटे छोटे पॉइंट, बेसिक पॉइंट यहाँ पर बताए हुए हैं, ठीक है। सेक्शन 63 में ये देखिए, एक्ट जॉइंटली करना पड़ेगा उनको अगर वो एक से ज़्यादा अपॉइंट कर रहा है। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट तो एक यहाँ पर वन कंसिलेटर अपॉइंट होगा, ठीक है। इसके बाद सेक्शन 64 अपॉइंटमेंट ऑफ कंसिलेटर्स। अब देखिए कंसिलेटर अपन अपॉइंट तो कर रहे हैं, पर अपॉइंट करने के लिए अब दोनों पार्टीज़ को जो है कंसेंट भी देना पड़ता है। तो अगर एक अपॉइंट करते हैं तो कैसे वो कंसेंट देंगे, दो अपॉइंट करते हैं तो वो कैसे वो कंसेंट देंगे, और तीन कंसिलेटर अपॉइंट करते हैं तो वो कैसे कंसेंट देंगे पार्टीज़, उसके बारे में सेक्शन 64 में बताया गया। बोला गया कि विथ सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 2 कंसिलेशन प्रोसीडिंग्स। अगर एक कंसिलेटर मतलब जो कंसिलेशन प्रोसीडिंग्स है उसमें अगर सोल कंसिलेटर अपॉइंट हो रहा है तो दोनों पार्टीज़ को उसके अपॉइंटमेंट के लिए एग्री होना पड़ेगा। जैसे मान के चलो सी को अपॉइंट कर रहे हैं यहाँ पर, और ए और बी जो है यहाँ पर इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट है, तो इन दोनों को एग्री करना पड़ेगा कि अपन सी को अपॉइंट करना चाहते हैं। सेकंड पॉइंट कि अगर दो कंसिलेटर अपॉइंट कर रहे हैं अपन, तो एक पार्टी तो सी के लिए एग्री कर देगा और एक पार्टी यहाँ पर डी के लिए एग्री कर देगा, ठीक है। दो कंसिलेटर एक एक के लिए वो अपॉइंट कर सकते हैं ऐसे। तो बोला गया कि देखिए कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स में अगर दो कंसिलेटर है तो दोनों पार्टीज अपना अपना अपॉइंट कर सकती है। अब सी पॉइंट बोला गया देखिए कि तीन पार्टीज हो, तीन कंसिलेटर अपन अपॉइंट करना चाहते तो उस केस में कैसे अपॉइंटमेंट होगा। तो एक पार्टीज सी को कर देगी, एक पार्टीज दूसरे को कर देगी, और तीसरे वाले के लिए जो है दोनों पार्टीज एग्री कर लेगी, ठीक है। यानी कि अपन कह सकते हैं कि इनके लिए एक एक के लिए ये कर दिया इन्होंने, और जो बीच वाला रह गया उनके लिए दोनों को एग्री करना पड़ेगा। तो सी वाले पॉइंट को अगर मैं समराइज़ करूँ तो पार्टीज़ एक एक को तो खुद से अपॉइंट कर देगी, पर जो थर्ड वाला बच जाएगा उसको जो है यहाँ पर दोनों एग्री करके यहाँ पर अपॉइंट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से वाला कंप्लीट हो जाता है। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, पार्टीज चाहे तो कोई भी इंस्टीट्यूशन भी सिलेक्ट कर सकती जो कि हेल्प करे उनको कंसिलेटर अपॉइंट करने में, ठीक है। जो अपन इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन देखते थे सेम प्रोसीजर जो यहाँ पर बताया गया है, मतलब जैसे वो क्या करा जाएगा। ये वाला पॉइंट बोलता है कि कंसिलेटर का नाम रिकमेंड करने के लिए उस इंस्टीट्यूशन या पर्सन से जो है पार्टी रिक्वेस्ट भी कर सकती है। सेकंड पॉइंट, पार्टीज ये भी एग्री कर सकती है कि वन और मोर कंसिलेटर को जो है अपॉइंट सीधा इंस्टीट्यूशन वो पर्सन ही कर दे जिसको वो अपॉइंट कर रहे हैं ये काम करने के लिए, ठीक है। ओके, तो सेक्शन 64 में आपको बता देता हूँ मॉड्यूल से भी। देखो जहाँ पर एक कंसिलेटर है, एक मिनट, हाँ, जहाँ पर एक कंसिलेटर है जहाँ वहाँ पर जो है पार्टी एग्री करके उसको अपॉइंट कर देगी। पर जहाँ पर दो कंसिलेटर हैं तो ईच पार्टी जो है अपॉइंट कर सकती है वन कंसिलेटर, और जहाँ पर तीन कंसिलेटर हैं एक एक तो पार्टीज अपॉइंट कर देगी, और जो थर्ड कंसिलेटर होगा वो जो यहाँ पर दोनों एग्री करके अपॉइंट कर देंगे। पर जो थर्ड कंसिलेटर है, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो थर्ड कंसिलेटर है, ठीक है, जो बीच वाला था उसको अपन नाम देंगे प्रीसीडिंग कंसिलेटर, ठीक है। प्रीसीडिंग यानी कि सबसे पहले वाला प्रीसीडिंग कंसिलेटर यहाँ पर उसको नाम देंगे। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपको। सेकंड पॉइंट वही है कि पार्टीज में एनालिस्ट, सूटेबल इंस्टीट्यूशन या फिर पर्सन, जो भी अपन ने देखा था, क्या तो रिक्वेस्ट कर सकती है पार्टीज या फिर अपॉइंटमेंट के लिए डायरेक्टली उसको बोल सकती है, ठीक है। सेम लाइन है, मतलब आप इधर से भी देखो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सेक्शन 65 आता है अपने पास। बोला गया है कि सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट टू कंसिलेटर। मतलब अब क्या होगा कि जैसे ही पार्टीज ने कंसिलेटर को अपॉइंट कर दिया, अब कंसिलेटर जो अपॉइंट हुआ है वो पार्टी से रिक्वेस्ट करेगा कि अब आपका जो भी डिस्प्यूट है उसको स्टेटमेंट में डाल के जो है मुझे प्रोवाइड करवा दो, ठीक है। अब क्या बोला गया था कि कंसिलेटर अपॉइंट होने के बाद ईच पार्टी से डिस्प्यूट या फिर पॉइंट ऑफ इशू का राइटिंग में स्टेटमेंट मांग सकता है। एक मिनट, हाँ, तो राइटिंग में वो स्टेटमेंट मांग सकता है। सेकंड पॉइंट बोला गया इसके अलावा एविडेंस के रूप में पार्टी से उनके अनुसार सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी मांग सकता है, और वो भी किस में मांगेगा, राइटिंग में। मतलब वो पार्टी से रिक्वेस्ट करेगा कि आप या तो जो स्टेटमेंट है
वो सबमिट कर दो, या फिर जो है कुछ अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो उससे चाहिए वो भी जो है राइटिंग में वो मांग सकता है उनसे। थर्ड पॉइंट बोला है या फिर उसके अनुसार जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो उसे चाहिए वो भी वो मांग सकता है या फिर रिक्वेस्ट कर सकता है पार्टी से। अब इस पर क्वेश्चन कैसा बनेगा, वो एग्ज़ाम में जो आया था मेरे कि पार्टीज़ रिक्वेस्ट कर रही है, सॉरी पार्टीज़ क्या, जो कंसिलेटर है वो रिक्वेस्ट कर रहा है पार्टी से कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, पर पार्टी ने क्या कर दिया, मना कर दिया। तो अब ये क्या करेगा, तो ये बिना मतलब वो अगर मना कर रही है तो उस पर लिमिटेशन मतलब एक तरह से कह सकते हैं उस पर नेसेसरी थोप नहीं सकता कि आपको ये मुझे देना ही पड़ेगा। वो सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता है यहाँ पर कि वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो उसने मांगी है वो उसे प्रोवाइड करके दे। ठीक है। सेक्शन 66 बोलते हैं यहाँ पर कंसिलेटर नॉट बाउंड बाय सर्टेन एनेक्टमेंट। तो सर जो कंसिलेटर है वो इन एक्ट के द्वारा बाउंड नहीं होगा, जैसे कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स नहीं होगा, इंडियन एविडेंस उस पर भी नहीं होगा, बट ही शुड बी इम्पार्शियल, अनबायस्ड, ट्रांसपेरेंट ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग। उसको किसी के अगेंस्ट जो यहाँ पर बायसनेस वगैरह नहीं दिखानी है, उसको ट्रांसपेरेंट रहना है, अनबायस्ड रहना है और इम्पार्शियल रहना है सभी पार्टीज़ के लिए। ठीक है, तो ये भी मैं दिखा देता हूँ, सबमिशन वाला भी अपन ने देख ही लिया है। और कंसिलेटर बाउंड नहीं होगा सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर से या फिर इंडियन एविडेंस एक्ट से। इसके बाद आता है सेक्शन 67 रोल ऑफ कंसिलेटर। कंसिलेटर के क्या क्या रोल है, ठीक है, वो क्या क्या करेगा। तो पहला पॉइंट है पार्टीज़ को इंडिपेंडेंट या फिर इम्पार्शियल मैनर में उनके डिस्प्यूट को एमिकेबल सेटलमेंट तक पहुंचाना। अब ये एमिकेबल सेटलमेंट जहाँ भी दिख जाए ना आपको वहाँ पर कंसिलेशन डाल लेना। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा, एमिकेबल सेटलमेंट जहाँ पर भी आपको दिखे ना क्वेश्चन में ऑप्शन, वो कंसिलेशन में आपके कवर होगा। ठीक है। सेकंड पॉइंट बोलता है गाइड करेगा प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, फेयरनेस आदि सभी को ध्यान में रखते हुए सर्कमस्टांसेस ऑफ डिस्प्यूट एंड जो प्रीवियस बिजनेस प्रैक्टिसेस क्या है, क्या चल रही है, किस तरह का वो प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, उसको भी वो ध्यान में रखेगा। थर्ड पॉइंट बोलेगा कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स इस तरह से वो चलाएगा जहाँ पार्टीज अपनी बात रख पाए और जल्दी से जल्दी सेटलमेंट तक पहुँचा जा सके। ठीक है, इस तरह से मतलब इतनी ईजी वे में वो चलाएगा ताकि पार्टीज अपनी बात भी रख पाए, उसको कन्वे भी कर पाए और सेटलमेंट तक अगर मामला जा रहा है तो उसको सेटलमेंट तक भी पहुँचाया जा सके। फोर्थ पॉइंट बोला है प्रोसीडिंग्स की किसी भी स्टेज पर हो, पार्टीज़ अगर चाहें कि सेटलमेंट करना है हमको तो विदाउट एनी रीज़न अटैच करे भी जो यहाँ पर वो सेटलमेंट के लिए बोल सकता है, या फिर राइटिंग में हो नहीं मतलब हो या नहीं हो वो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो सेक्शन 67 इधर आप देख सकते हैं कंसिलिएटर जो यहाँ पर गाइड करेगा प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिविटी, फेयरनेस इन सभी को ध्यान में रखेगा, कंडक्ट करेगा कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स और बीच में अगर उसको लगता है कि सेटलमेंट हो सकता है डिस्प्यूट का तो उसको भी जो यहाँ पर रखेगा, मतलब कंसिडर करेगा, और चाहे से वो राइटिंग में हो या नहीं हो, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं हो। सेक्शन 68 बोलता है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस क्या होती है कि अभी अपन ने देखी थी चैप्टर 3 में देखी थी शायद, कि ये कुछ मीटिंग्स वगैरह पार्टीज़ के बीच में कम्युनिकेशंस वगैरह ये सारी जो प्रोसीडिंग्स वगैरह है वो एडमिनिस्ट्रेटिव होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की होती है। तो बोला गया कि पार्टीज़ चाहे तो या फिर कंसिलिएटर चाहे तो आपस में कंसेंट लेकर किसी एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस को जो है क्या कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है, और वो कौन हो सकता है, या तो इंस्टीट्यूशन हो सकता है या पर्सन हो सकता है एज पर देयर सूटेबिलिटी। तो वह होता है अपने सेक्शन 69 जिसमें बात की जाती है कम्युनिकेशन बिटवीन कंसिलिएटर एंड पार्टीज़। अब देखो कंसिलिएटर अपॉइंट तो किया जा चुका है, अब वो उनके मुद्दे भी तो देखेगा जो डिस्प्यूट वगैरह हुआ है पार्टीज़ के बीच में, तो उसके लिए जो है कम्युनिकेशन के लिए उनको बुलाना पड़ेगा। तो कंसिलिएटर क्या करेगा, पार्टीज़ को बुलाएगा। तो कंसिलिएटर पार्टी से मिलने के लिए उनको क्या करेगा, सबसे पहले इन्विटेशन भेजेगा, तो इन्वाइट करेगा वो। और ये इन्विटेशन कैसा हो सकता है, या तो पार्टी से एक से इंडिविजुअल मिल सकता है या फिर दोनों को साथ में वो बुला सकता है, और उनके साथ कम्युनिकेट करेगा इन या तो ओरल में या फिर इन राइटिंग में। ठीक है। सेकंड पॉइंट बोलता है जब तक पार्टीज खुद से प्लेस ऑफ मीटिंग डिसाइड ना करे तब तक कंसिलिएटर पार्टी से बात करके प्लेस डिसाइड कर सकता है। ठीक है, अगर पार्टीज़ ने पहले से डिसाइड नहीं किया है तो कंसिलिएटर के पास ये राइट है कि वो पार्टी से डिस्कस करते हुए प्लेस को डिसाइड कर सकता है। सेक्शन 70 पढ़ेंगे, इससे पहले मैं मॉड्यूल से भी चेक करा दूँ एक बार। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट वो ले ही सकता है, कम्युनिकेशन दोनों के बीच में होगा। कम्युनिकेशन में देखिए एक मिनट,
ओरल या राइटिंग में वो कर सकते हैं, इनवाइट करेगा वो पार्टीज़ को कम्युनिकेट करने के लिए, या तो इंडिविजुअली या फिर दोनों को साथ में, ठीक है। और जब तक पार्टीज एग्री नहीं होती प्लेस ऑफ मीटिंग के लिए, तो कंसिलेटर चाहे तो खुद से वो प्लेस डिसाइड कर सकता है, पर वो पार्टीज़ के कंसेंट से होना चाहिए। अब सेक्शन 70 पे बात करेंगे, डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब ये किस इन्फॉर्मेशन के डिस्क्लोजर की बोल रहे हैं? जब एक पार्टी से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है तो उसको जो है यहाँ पर वो दूसरी पार्टी को डिस्क्लोज करेगा, ताकि उनके बीच में जो वो है मिसमैनेजमेंट है वो ना हो, ठीक है। अब दूसरा पार्टी क्या करेगा, उसके काउंटर में उसके पास जवाब है या फिर नहीं है, ठीक है, तो वो जवाब देगा उसको। जैसे कि मान के चलो ए ने बोला कि इसने मेरे साथ ये गलत किया, अब बी के पास में इसके अगेंस्ट ऑब्जेक्शन है, तो वो उसके सामने वो बात रखेगा। तो यही बात की गई है कि एक पार्टी से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है तो वो दूसरी पार्टी को भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा, पर पार्टी ने कुछ बातें कॉन्फिडेंशियल रखने को कहा है तो उसको जो है कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ेगा। जैसा अभी अपन ने एक पिछला एग्जाम्पल पढ़ा ही था, ठीक है, कि एक पार्टी ने कॉन्फिडेंशियल रखने को कहा है, तो वो बीच वाला जो यहाँ पर जो कंसिलिएटर था वो उस बात को रखने के लिए यहाँ पर मतलब वो कॉन्फिडेंशियल उस बात को रखेगा। सेक्शन 73 बोलता है सेटलमेंट एग्रीमेंट। अब सेटलमेंट एग्रीमेंट क्या होता है कि कंसिलिएटर जो पार्टीज़ है, कंसिलिएटर ये चाह रहा है कि जो पार्टीज़ है आपस में सेटलमेंट कर ले, और पार्टीज़ भी एग्री हो जाती है कि हम सेटलमेंट करने को तैयार हैं, तो उस केस में सेटलमेंट एग्रीमेंट वाला पॉइंट बीच में आता है। बोला गया है कि जब कंसिलिएटर को लग रहा है कि सेटलमेंट हो सकता है पार्टीज़ के बीच में, और टर्म्स ऑफ सेटलमेंट फॉर्मुलेट करके मतलब वो क्या करेगा, टर्म्स ऑफ सेटलमेंट जो है फॉर्मुलेट करके वो पार्टीज़ को भेज देगा, और पार्टी से रिकमेंडेशन या फिर ऑब्जर्वेशन लेगा अकॉर्डिंगली, ताकि वो उसे रिफॉर्मुलेट कर सके। अगर कुछ चेंजेस वगैरह करवाने हैं तो उसको चेंज कर सके, ताकि मेन पर्पज़ जो यहाँ पर सेटलमेंट किया जा सके। सेकंड पॉइंट बोलता है कि सेटलमेंट के लिए रेडी होने पर पार्टीज़ चाहे तो रिटर्न में सेटलमेंट एग्रीमेंट बनाकर उसको साइन कर सकती है। ऐसा करने में कंसिलिएटर उनकी मदद करेगा। थर्ड पॉइंट बोलते हैं सेटलमेंट एग्रीमेंट जो है बाइंडिंग होगा पार्टीज़ पे अगर वो साइन कर दिया गया है तो। और फोर्थ पॉइंट, कंसिलिएटर जो यहाँ पर सेटलमेंट एग्रीमेंट को ऑथेंटिकेट करके उसको ईच पार्टी को जो है कॉपी फर्निश कर देगा, ठीक है। ये चारों पॉइंट है, बेसिक से पॉइंट है, ज़्यादा कुछ वो नहीं है, एक बार आप उससे भी देख सकते हो। नेक्स्ट जो सेक्शन अपने पास स्टेटस एंड इफेक्ट ऑफ सेटलमेंट एग्रीमेंट। तो सेटलमेंट एग्रीमेंट का सेम इफेक्ट होता है जैसे एक आर्बिट्रेशन अवार्ड का होता है, आर्बिट्रल अवार्ड को होता है, उसको कैसे भी एनफोर्स किया जा सकता है, ठीक है, वैसे ही इसका भी एनफोर्समेंट होता है, स्टेटस होता है। तो जो डिस्प्यूट रिजॉल्व करके दिया जाता है सेक्शन 30 में, सेम वैसे ही यहाँ पर इसका इफेक्ट माना जाता है। अभी ये लास्ट सेक्शन बचा आपके 76 वाला, टर्मिनेशन ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स। मतलब पार्टीज़ क्या करना चाह रही है, जो भी कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स जिस कंसिलिएशन के लिए वो गए हैं डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाने, वो चाहे तो उस प्रोसीडिंग्स को रुकवा सकते हैं। अब वो कैसे कैसे हो सकता है, 4 पॉइंट यहाँ पर दिए हैं कि या तो वो तैयार हो जाए सेटलमेंट करने के लिए, तो इस केस में वो टर्मिनेट कब से माना जाएगा, जिस दिन से उन्होंने एग्रीमेंट में एंटर किया है कि हम सेटलमेंट के लिए तैयार हैं। अब ये जो तीनों पॉइंट है इसमें सेम बातें कही है कि अगर रिटर्न डिक्लेरेशन देता है पार्टी कि अब उसको आगे फर्दर जो है कंसिलिएशन की प्रोसीडिंग्स नहीं चाहिए, तो जिस दिन से उसने डिक्लेरेशन दिया है उस दिन से वो इफेक्टिव डेट ऑफ टर्मिनेशन मान लिया जाएगा। और सेकंड ऐसे ही है। और थर्ड में क्या बोलेगी, बाय रिटर्न डिक्लेरेशन बाय पार्टी एड्रेस टू कंसिलिएटर फॉर टर्मिनेशन ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग। मतलब कंसिलिएटर को ही बोल दिया कि इस कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स को जो है टर्मिनेट कर दिया जाए, तो जिस दिन से डिक्लेरेशन दिया गया। और जो डी वाला पॉइंट है, बाय रिटर्न डिक्लेरेशन बाय पार्टीज टू अदर पार्टीज एंड कंसिलिएटर अगर अपॉइंटमेंट फॉर टर्मिनेशन ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स, तो इस केस में भी डिक्लेरेशन वाले ही अपन देखेंगे, ठीक है। मतलब जो लास्ट वाले 3 पॉइंट है इसमें सेम है कि डिक्लेरेशन वाली डेट पर अगर पार्टी सेटलमेंट करना चाहती है तो जिस दिन से जो है डेट ऑफ एग्रीमेंट किया उन्होंने सेटलमेंट के लिए, उसी दिन से जो है टर्मिनेशन माना जाएगा। तो इस तरह से ये अभी अपना कंप्लीट होता है सेटलमेंट एग्रीमेंट, ठीक है। टर्मिनेशन ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स, यहाँ पर अपना ये चैप्टर एंड होता है। अब आपको क्या करना है, ये टेस्ट और नॉलेज वगैरह के क्वेश्चंस देख लेना है। वैसे तो मैं सोच रहा हूँ इनको एक सभी चैप्टर्स के एक ही वीडियो में प्रोवाइड कर रहा हूँ, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, केस स्टडीज़ वगैरह हैं, MCQs वगैरह हैं, ठीक है। तो आप कमेंट में बताना कि ऐसा सही रहेगा क्या, या फिर चैप्टर वाइज उसको डालना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अपने कंप्लीट होता है चैप्टर 4। इसके बाद जो वीडियो आने वाली है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आने वाले, जो एग्जाम में मेमोरी बेस वाले क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, ठीक है। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।